वालों का आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है कि फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपके बायोलॉजी वाले पार्ट को क्लास 10 साइंस के लिए आखिरी वीडियो ये है आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपका कल एग्जाम होने वाला क्लास 10 वालों के लिए साइंस का, तो आप लोग सभी विद्यार्थी यार आप लोग रेडी हो जाइए और आप लोग का इम्तिहान जो कि कल शुरू होने वाला है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आपके टर्म 1 का आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर का करा के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन भी, और साथ में दोस्तों आप सभी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए। उन सारे को अगर पाना चाहते हैं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल है कि फॉर स्टडी 1 नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आज का रात आप लोगों के लिए आखिरी रात है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी वाले पार्ट को कवर करेंगे, यानी कि आपके टर्म 1 में जो बायोलॉजी वाले पार्ट से आपका कौन कौन सा चैप्टर है। सबसे पहले बात आप लोगों को बता दूं कि आपका सबसे पहले चैप्टर है दोस्तों जैव प्रक्रम। जी हाँ दोस्तों, जैव प्रक्रम के बारे में उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर से, जो कि इस चैप्टर को ही आज हम लोग पहले कवर करेंगे, और साथ में ऊर्जा के स्रोत। आपका 3 चैप्टर से बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास 10 साइंस के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि यार अगर आप लोग साइंस में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आखिरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका बायोलॉजी वाला पार्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों को हो सकता है मॉडल पेपर से आपको देखने को ना मिले, लेकिन यहाँ पर मैं इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लगभग 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो यार वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। सारे ऑप्शन को एक बार याद रखिएगा, एक बार मुंडी में घुसा लीजिए, दिमाग में रहेगा तो आपको शायद मैं भी वहाँ पर याद रहे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट लाना है तो आपको मेहनत करना होगा। मेहनत के आगे सब कुछ है, तो मेहनत तो आपको करना होगा और आपको साथ में आपको हौसला भी रख कर चलना होगा, क्योंकि तभी आपका सारा कुछ हो सकता है, और विश्वास भी रखना होगा कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं पहला देखेंगे, जो कि इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है जीव जनन क्यों करते हैं। तो देखिए जीव जनन क्यों करते हैं, अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अपना जाति अपने आनुवंशिक जो गुण रहता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तो खैर आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो लैंगिक जनन के लिए देखिए याद रखिएगा दोस्तों, आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। तो एक अंडाशय में दोस्तों कितने बीजांड होते हैं, तो इनमें से सभी एक, अनेक, 3, 4, मतलब अंडाशय में बहुत ज़्यादा बीजांड होते हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ा स्पीड बताऊंगा इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो ये किस दिन निकलता है दोस्तों स्त्रियों में, तो ये 14वें दिन में होता है, जो कि ऋतुस्राव के नाम से जिन्हें जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कम होता है। कितना कम होता है दोस्तों, याद रखिएगा आपका 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका से या अंडाशय से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में समान रहती है, दुगुनी हो जाती है या आधी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है कहाँ, ये आपका पाया जाता है दोस्तों स्त्री में। कहाँ पाया जाता है, स्त्री में, तो इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डिंब वाहिनी। याद रखिएगा डिंब वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ पर बनता है, तो ये वृषण में बनता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं क्या कहे जाते हैं, तो ऐसे जीव को द्विलिंगी कहते हैं। जी दोस्तों, द्विलिंगी। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे जीव जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं तो उभयलिंगी होते हैं।
उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं, तो किस प्रकार का उत्तक लेते हैं, तो ये आपका मेरिस्मेटिक उत्तक लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आलू में जनन कैसा होता है, तो देखिएगा दोस्तों, आलू में जो जनन होता है वो कायिक प्रबंधन के माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, तो अलैंगिक जनन के समय ए और बी दोनों, मतलब आपका समसूत्री और असमसूत्री दोनों विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जनन कहते हैं। जनन के द्वारा ही अपने जैसा संपत्ति उत्पन्न करता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो इस संलग्न को क्या कहते हैं दोस्तों, निषेचन कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो किस प्रकार के जनन से, तो मुकुलन, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है दोस्तों आपका ये फूलों द्वारा। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है दोस्तों, अमीबा में होता है। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, तो डीएनए जो उपस्थित होता है वो आपका उपस्थित होता है केंद्रक में, तो याद रखिएगा। इसमें आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, तो आनुवंशिक गुणों का संदेश डीएनए में होता है। स्पीसीज की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है, स्पीसीज उत्तरजीविता के लिए किसमें महत्वपूर्ण, विभिन्नता। परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं, तो किसमें रह सकते हैं, अनुकूलन द्वारा। बहुखंडन द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन द्वारा जनन होता है प्लेज्मोडियम में। जी हाँ दोस्तों, द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, आपका अमीबा और लेशमानिया में, दोनों में होता है। किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिए, किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है, तो ये आपका होता है दोस्तों स्पाइरोगायरिया में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, तो ये आपका प्लेज्मोडियम में, प्लेज्मोडियम। अमीबा में जनन होता है, तो अमीबा में कौन सा जनन होता है दोस्तों, अमीबा में कोशिका विभाजन से जनन होता है। जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उभयलिंगी, हर्माफ्रोडिट, द्विलिंगी, सभी कहेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे एक लिंगी कहलाते हैं दोस्तों। उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है स्त्री केसर पुंकेश्वर, तो ये किसमें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्त्री केसर और पुंकेश्वर दोनों में उभयलिंगी उपस्थित होते हैं। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, तो पुष्प में जो परागकण बनते हैं दोस्तों वो पुंकेश्वर में बनते हैं। स्त्री केसर में उपस्थित होता है, तो स्त्री केसर में क्या उपस्थित होता है, अंडाशय भी, वर्तिका भी और वर्तिकाग्र, यानी कि इनमें से सभी होते हैं। पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है, तो दोस्तों बता दूं, पुष्प में जो बीजांड उपस्थित होता है वो आपका कहाँ, तो देखिए इसका आंसर है अंडाशय में। पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होती है, तो पुष्प में मादा युग्मक बीजांड में उपस्थित होती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विसंगठित होता है, तो किसमें होता है, ये फल में होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। निषेचन के बाद बीजांड प्रवर्तित होता है, तो ये किसमें होता है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बीज में। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि होती है दोस्तों बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होता है मुकुलन के द्वारा। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, ईस्ट या अमीबा, तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो देखिए एड्स भी है, सिफिलिस, गनेरिया, टाइफाइड, तो इसमें से टाइफाइड जो कि है लैंगिक जनन रोग नहीं है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मन होता है, तो स्त्रियों में एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, तो काउपर ग्रंथि का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो क्षारीय द्रव्य स्रावित करना होता है। शीर्षण ढंग का होता है, जो शीर्षण होता है दोस्तों किसका ढंग का होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रीपियस। मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो मादा में जो निषेचन होता है फेलोपियन नलिका में। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, मुख्य भाग में। नर के शीर्षण के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा प्रीपियस। गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण एवं अंडोत्सर्ग कहाँ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं होता है कहीं भी। निम्न में से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है, तो जनन संचारित रोग के अंतर्गत सभी आते हैं दोस्तों, सिफिलिस, एड्स,
गोनेरिया सभी होते हैं। इनमें से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? तो परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि क्या होगा? संयम भी होगा, मैथुन क्रिया में अवरोध होगा, मैथुन की सामान्य अवधि, या इनमें से सभी। तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा। इंट्रा यूटेराइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है? तो कौन आता है दोस्तों? कपटी आता है। अपखंडन निम्न में किसमें होता है? तो अपखंडन किसमें होता है याद रखना है आपका, स्पाइरोगाइरिया, हाइड्रिया, प्लेनेरिया, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी में होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना एक प्रक्रिया है, तो किसमें होगा? तो ये जटिल प्रक्रिया है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा जो है दोस्तों ये मोलस्का समुदाय के प्राणी है। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? तो गर्भपात की जो सुरक्षित अवधि होती है दोस्तों वो 3 महीने के भीतर। गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? तो आपका ये ब्लास्टुला। नर में वंध्याकरण को क्या कहते हैं? तो नर में वंध्याकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? ये ब्लेक्टोमी याद रखिएगा। असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है? अनवांटेड 72 से। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो नर जननांग पुंकेश्वर कहलाता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा मस्सा। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो एक लिंगी पुष्प पूछा जाएगा तो पपीता पुष्प जो कि एक लिंगी पुष्प होता है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ, जो कि उभयलिंगी होता है दोस्तों। इसमें मादा और नर दोनों पाए जाते हैं। निम्नांकित में कौन पुनर्वधन का उदाहरण है? पुनर्वधन मतलब उसको जितना काटेंगे, जितना टुकड़ा करेंगे वो दोबारा फिर जनन हो जाएगा, हाइड्रा। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप है? तो एक लिंगी पादप है यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका पपीता। एक परूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पुत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दलपुंज। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो आपका कंडोम, डायफ्राम, कपट्टी एवं लूप। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। पुंकेश्वर के अग्रभाग को कहते हैं, तो पुंकेश्वर के अग्रभाग को क्या कहेंगे दोस्तों? तो ये पराग कोष कहते हैं। स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाते हैं। उत्तक संवर्धन में पौधों का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों केलस। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ब्रायोफाइलम का उदाहरण है। कृत्रिम कायिक प्रबंधन किन पौधों में करना चाहिए? तो किन पौधों में किया जाता है? ये जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है, तो ये किसमें होता है दोस्तों? ये अभद्र सूत्री में होता है। देखिए सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो बता दो दोस्तों, बुलफिया, जो याद रखिएगा बुलफिया सबसे छोटा एवं रेजलिसिया जो सबसे बड़ा फूल माना जाता है। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो पुष्प में निषेचन होता है भ्रूण कोश के भीतर। स्वपरागन निम्न में से किस पौधा में होता है? तो ये किस पौधा में होता है दोस्तों? उभयलिंगी में होता है। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। वो युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा इसका अंडाणु, याद कर लीजिएगा। एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है, तो क्या उपस्थित होता है? बाह्य दल, पखंडी, पुंकेश्वर एवं स्त्री केसर, इनमें से सभी हो जाएगा। बीज से नवोदित विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? अंकुरन कहलाती है। बीज पत्र का क्या कार्य है? तो बीज पत्र का जो कार्य होता है खाद्य संग्रह करना। नव अंकुरित पौधे में यह होता है, नव अंकुरित पौधे में मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्र, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके देखिए अंकुरन, प्यूबर्टी, विभिन्नता, तो इनमें से कोई नहीं हो, इसमें से क्या हो जाएगा? प्यूबर्टी। किस मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। यह हार्मोन किशोरों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है, तो कौन सा? ये टेस्टोस्टेरोन। किसके स्राव से शुक्र वाहिका में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं? तो किसके बहाव से? प्रोस्टेट और शुक्राशय, ए और बी दोनों हो जाएगा। किसके स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा प्रोस्टेट और शुक्राशय, यानी कि ए और बी दोनों। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा से। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो कौन सा भाग यहाँ पर देखिएगा आंसर होगा शुक्रवाहिका। कंचुआ उदाहरण है, कंचुआ किसका उदाहरण है? एक लिंगी जीव, अलिंगी जीव या उभयलिंगी जीव। तो ये क्या होगा? उभयलिंगी जीव, मतलब इसमें मादा और नर दोनों होते हैं। पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्नियोफिली।
चेहरे में फुस्फियाँ क्यों आती है? तो चेहरे में फुस्फियाँ क्यों आती है? अधिक तेलीय त्वचा के कारण। अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो वो क्या होगा दोस्तों? हर टुकड़ा विकसित होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण करेगा। कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग को नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? तो किस भाग से होगा? जड़ से भी होगा, तने से भी, पत्तियों से, इनमें से सभी हो जाएगा। किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है? गुलाब, गन्ना, अंगूर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? तो किस पद्धति से? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कायिक प्रबंधन, यानी कि काट के दोबारा लगाएंगे। कायिक प्रबंधन का क्या महत्व है? तो इसका महत्व होगा उत्पन्न पौधे जनक पौधों के समान होते हैं। उत्पन्न पौधों में फल एवं फूल कम समय में ही आ जाते हैं, जिनको हम लोग शॉर्टकट में कलम पेड़ पौधे हैं। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से सभी हो जाएगा। हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं? तो कैसे उगा सकते हैं? कायिक प्रबंधन से। गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? तो क्या कवक उत्पन्न हो जाता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोकुलन। उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है, तो कहाँ उगाया जाता है? केलस से। गीले डबल रोटी पर राइजोस्पोर्स कैसे जनन करता है? तो कैसे जनन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बीजाणु जनन से। तो दोस्तों ये था आपका जीव जनन कैसे करते था, जीव जनन कैसे करते, इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको 105 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। इसमें से आपका इस चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना रहेगा तो सब इसी से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में जितने सारे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले जैव प्रक्रम, जी हाँ दोस्तों, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो प्लीज़ यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का रात आप लोगों के लिए आखिरी रात है। और वीडियो को पैशन के साथ जितना भी लंबा हो जाए वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप एक बार सारे के सारे एक बार अच्छे से जान लीजिए, ऑप्शन सब देख के रखिए ताकि आपका याद रहेगा और आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट को। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे बायोलॉजी का, जो आपको टर्म 1 में आपसे इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो दोस्तों इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार, कुछ भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए क्या कीजिएगा, AK फॉर स्टडी 1 मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों एक एक करके मैं यहाँ पर लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा इस चैप्टर से, क्योंकि पहला वाला चैप्टर में बहुत सारा हो गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा यार। तो आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे और आपको सिर्फ पढ़ना है यार। वीडियो भी आप लोग उतना ज़्यादा ध्यान अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आज का रात आपके लिए आखिरी रात होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ग्लूकोज का पुनर्वसन कहाँ पर होता है? तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों? ये आपका PCT में होता है, क्योंकि वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है दोस्तों हरित लवक। देखिए प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होता है क्लोरोफिल अणु। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? आपका ये आता है पोषण, शोषण, उत्सर्जन, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो पोषण की विधि आपका हो जाएगा दोस्तों शोषण और परपोषण। A एवं C इसमें से क्या हो जाएगा? A एवं C हो जाएगा, इनकी शोषण और परपोषण होगा। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? तो पर्णहरित का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। रसायन अवशोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो कौन आते हैं दोस्तों? आपका ये अहरित बैक्टीरिया आते हैं। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है, तो परजीवी पादप का उदाहरण कौन होता है दोस्तों? ये आपका कुस्कुटा होता है। तो देखिए गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो दोस्तों ये आपका मृत जीवी के अंतर्गत आता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है ग्लूकोज। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? तो स्टोमेटा का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा। स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो किस कोशिका में पाया जाता है? ये आपका द्वार कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं, या इसमें से आपका हो जाएगा द्वार कोशिकाएं में पाई जाती है। वायुमंडल में सामान्य तो CO2 पाया जाता है, तो 0.03% याद रखिएगा। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसको सियोकाइटस।
छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? तो छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं दोस्तों? 20 दांत होते हैं। मुख गुहा में आहार की कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कौन सा भाग का? तो स्टार्च का। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका जल का वहन करता है। देखिए, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अववहन द्वारा पृथक करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है, तो ये क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, तो ये क्या रहती है दोस्तों? CO2 रहती है। और वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है दोस्तों? आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहते हैं? आपका रंध्र रहते हैं। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है दोस्तों? आपका ये राइट आंसर होगा ऊपर और नीचे दोनों ओर। हृदय के वेसमों का सिथिलस कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा, डाइस्टल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? NH3 बनता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो किस पदार्थ का? चीड़ का होता है। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा? ये आपका उत्सर्जन। रसायन संश्लेषण के लिए निम्न में कौन अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो आपका कौन होती है? इनमें से सभी। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी है? तो प्रकाश संश्लेषी आपका सभी हरे पौधे, कुछ प्रोटीन, तो ए और बी दोनों होते हैं। अवशिष्ट भोजी का कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है दोस्तों? आपका ये हो जाएगा राइट आंसर तिलचट्टा, केंचुआ, इनमें से हो जाएगा केंचुआ। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है, तो किसमें से आता है? ये पानी से आता है। पुराने जोड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वातरंध्रों द्वारा। तो दोस्तों ये था जैव प्रक्रम का कुछ, और बहुत सारा इसमें यार इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का कुछ देखेंगे। और इसमें जितने सारे नीचे में आप लोग देख सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आपका आएगा। तो सारे के सारे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी इस वीडियो का अगर यहाँ तक देखें तो वहाँ पर इस वीडियो के आधा घंटा के बाद ही सारे के सारे मैं आपको PDF बना के या फिर फोटो खींच के अपलोड कर दूंगा। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत को अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा के स्रोत यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस चैप्टर को अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा के स्रोत को। तो चलिए, तो देखिए बायोलॉजी का जो दोस्तों ये आपका चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। इस चैप्टर से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्म 1 के लिए। तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर वीडियो में देखेंगे, और बाकी सारे जितने सारे इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। इस वीडियो के आधा घंटा के बाद इस वीडियो अपलोड होगा। इस वीडियो को देख लिए यहाँ तक, तो आपको मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सारे के सारे मैं आपको भेज दूंगा, सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा आज रात में, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा में। नौरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसे आपका सौर ऊष्मांक कहा जाता है। सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नलिखित को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है दोस्तों? ये आपको प्रभावित करती है इनमें से सभी, पवनों, तूफानों, वर्षा तथा हिमपात। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो किस प्रभाव का उपयोग होता है? ग्रीन हाउस। वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है, उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? तो किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? उन्हें नवीकरणीय स्रोत, जिन्हें दोबारा उसका उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और नवीकरणीय स्रोत याद रखिएगा। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, तो देखिए पवन भी उत्पन्न किया जा सकता है, जल भी, सूर्य भी, बट कोयला यहाँ पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कोयला होगा राइट आंसर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो यह है आपका सूर्य। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा काफी धुंधायुक्त हो। जो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? तो ये आपका अनवीकरणीय स्रोत है। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? देखिए CNG का भी उपयोग किया जाता है, LPG, बायोगैस और कोयला, तीनों का उपयोग किया जाता है, बट CNG यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग नहीं किया जाता है।
सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा में। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक होता है? यूरेनियम। सौर पैनलों का उपयोग होता है, कहाँ पर उपयोग होता है? मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। तो दोस्तों ऊर्जा के हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन को देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन को देखे, और इसके बाद भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का बन सकता है, और इसमें बहुत सारा है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल है कि फॉर स्टडी 1 पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा। और दोस्तों इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखें तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में सपोर्ट कीजिएगा यार, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम।